बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलामु अलैकुम। डे स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हमारा वीक नंबर 5 और इसी मुनासबत से लेक्चर नंबर 9। टॉपिक जो हमारा है चैप्टर नंबर 4 हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 4 एडजस्टमेंट प्रोसेस और एडजस्टिंग एंट्रीज़ का टॉपिक लिए मैं हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में, आपका टीचर राना आसिफ शहजाद। स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे इस चैप्टर का प्रीव्यू क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमने इसमें डिस्कस करने हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एडजस्टमेंट प्रोसेस, यानी जब अकाउंट्स बना रहे होते हैं, ये आपकी एक अकाउंटिंग पीरियड का एंड हो जाता है, तो अगर उसमें कोई मसाइल आएँ, अगर कोई प्रॉब्लम्स हों, और ये एक रूटीन प्रोसेस भी होता है कि एक अकाउंटिंग पीरियड के एंड में तमाम मेंटेन डेटा को रिव्यू किया जाता है, उसमें से जो मसाइल होते हैं उनको डिटेक्ट किया जाता है और फिर उसकी रेक्टिफिकेशन की जाती है। तो ये तो हुआ एडजस्टमेंट प्रोसेस। स्टूडेंट्स, अगर हम इस पूरे टॉपिक की आउटलाइन देखें तो हम इस तमाम टॉपिक को 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। पहला हिस्सा हमारा जो है वो टाइमिंग इशू से रेलेवेंट है, चूँकि स्टूडेंट के साथ मेरी पहले भी इस टॉपिक पे डिस्कशन हो चुकी है कि जब भी अकाउंटिंग का क्वेश्चन आपने करना है, कोई अकाउंटिंग का सिनेरियो आपके पास मौजूद हो, तो आपने उसका ओपनिंग टाइम यानी वो जो कवरिंग पीरियड होगा उसको हाईलाइट करना ज़रूरी है, उसका क्लोजिंग टाइम, ताकि आपको पता चले कि कवरिंग पीरियड के मुताबिक अगर कुछ एक्सपेंसेस आपने चार्ज आउट करने हैं, किसी चीज़ पे रेट अप्लाई करना है, तो उसको डिटेक्ट करना, उसको आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है। चैप्टर का जो दूसरा हिस्सा है हमारा, जिसको हम बेसिक्स ऑफ एडजस्टिंग एंट्रीज़ कहते हैं, जिसके अंदर हम एडजस्टमेंट एंट्रीज़ देखेंगे, इनकी कितनी इकसाम होती हैं। इसके प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसको 3 लेक्चर्स में डिवाइड किया है, जिसमें लेक्चर नंबर 10 होगा, लेक्चर नंबर 11 होगा, लेक्चर नंबर 12 होगा। इसी तरह इस चैप्टर का जो पार्ट 3 है, जिसको हम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस या फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नाम दिया है, इसको हमने तीसरे हिस्से में रखा है और इसके लिए मैंने लेक्चर नंबर 13 अरेंज किया है। तो स्टूडेंट्स, पहले हम आज के अपने इशू की बात करते हैं, जो कि लेक्चर नंबर 9, इसको पार्ट ए का नाम दिया है, टाइमिंग इश्यूज़। टाइमिंग इश्यूज़, जैसा कि पहले मैं बता चुका हूँ कि अकाउंटिंग में टाइम को रिकग्नाइज़ करना, क्योंकि टाइम को देख के ही एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है अकाउंटिंग का, मैचिंग कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करते होते हैं। टाइमिंग इशू में सबसे पहले फिजिकल एंड कैलेंडर ईयर की वजाहत करना ज़रूरी है। नॉर्मली कैलेंडर ईयर तो सभी बच्चे जानते हैं कि जनवरी टू दिसंबर होता है, जबकि फिजिकल ईयर काइंड ऑफ कंपनी, नेचर ऑफ बिज़नेस या इकोनॉमी के प्रोटोकॉल्स के मुताबिक या इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक कोई भी हो सकता है। इसी तरह बड़ा ही अहम इशू हम अक्रूवल वर्सेस कैश बेस अकाउंटिंग सिस्टम को देखेंगे। अक्रूवल सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें नोट होती हैं और कैश बेस अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर क्या कुछ होता है। इसी तरह फिर हम बात करेंगे रिकग्नाइजिंग रेवेन्यूज़ एंड एक्सपेंसेस, के रेवेन्यूज़ या एक्सपेंसेस टाइम के मुताबिक अकॉर्डिंग टू टाइम पैटर्न कब कब रिकग्नाइज होते हैं और इनको कब आप अपने अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का हिस्सा बनाते हैं। इनके रिकॉर्डिंग पैरामीटर्स, रिकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट्स को भी हम देखेंगे। तो प्रैक्टिकली आज इस टॉपिक का हम जो है रिव्यू करते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है एडजस्टमेंट द अकाउंट्स, इसमें लर्निंग आउटकम्स हमारे लिए क्या होंगे। वैसे तो जैसा कि पहले मैंने चैप्टर क्लासिफिकेशन में आपको बता दिया है, इस पूरे एडजस्टमेंट अकाउंट टॉपिक के हमारे पास जो लर्निंग इश्यूज़ हैं वो 7 हैं, लेकिन इस चैप्टर से रेलेवेंट जो हमारे पार्ट ए लेक्चर नंबर 9 के लिए हमने अरेंज किया है, उसमें हम इन 2 इश्यूज़ को देखेंगे कि टाइमिंग पीरियड अजम्पशन क्या है,
टाइमिंग पीरियड की रेवेन्यू रिकग्निशन या एक्सपेंस चार्ज आउट के अंदर क्या अहमियत होती है और हम इसको किन बुनियादों पे अपने इस क्वेश्चंस की पैरामीटर्स में रहते हुए इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा हम देखेंगे अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग। तो बाकी जो टॉपिक होंगे वो साथ साथ जो हम इनके रेलेवेंट जो लेक्चर्स हमने अरेंज किए हैं उसमें हम देखते जाएंगे। आज के हमारे जो दो इश्यूज़ हैं वो टाइमिंग डिफरेंसेस और अकाउंटिंग के जो सिस्टम्स हैं आपके पास, यानी कैश बेस सिस्टम और अक्रूवल बेस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग का अहाता आज के लेक्चर में किया जाएगा। टाइमिंग इशू किसे कहते हैं, ये हमारा आज का लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 है। एक्सप्लेन द टाइम पीरियड अजम्पशन। सबसे पहले तो हमने ये बताना है कि टाइम पीरियड अजम्पशन क्या है। अकाउंटेंट्स डिवाइड द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ अ बिजनेस इनटू आर्टिफिशियल टाइम पीरियड्स, यानी जो अकाउंटेंट एक्सपर्ट्स हैं वो किसी भी बिज़नेस की जो इकोनॉमिक यानी मैशी लाइफ है इसको मखसूस किस्म के डिफरेंट आर्टिफिशियल टाइम पीरियड्स में डिवाइड करते हैं। इसी कॉन्सेप्ट्स को टाइम पीरियड अजम्पशन कहा जाता है। अगर हम किसी भी क्वेश्चन या गिवन सिनेरियो का टाइमलाइन डिज़ाइन करें, जैसा कि ये टाइमलाइन आपके सामने बना हुआ है, इसमें तकरीबन मैंने एक चीज़ें जो मेंशन की हैं वो जनवरी से लेके दिसंबर तक के महीने हैं। तो ये बताया हुआ ये जनवरी है, ये फरवरी है, ये मार्च है, ये अप्रैल है, ये मई एंड सो ऑन, पे ये दिसंबर तक ये इसी तरह जाता है। तो टाइमिंग पीरियड अजम्पशन ये कहता है कि हमारी अकाउंटिंग या रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हमारा टाइम पीरियड जो स्टेटेड होगा रिपोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी हो सकता है। चाहे ये 1 महीने का टाइम पीरियड रख लिया जाए जिसमें हम अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करेंगे और उसको प्रेजेंट करेंगे और इसकी रिपोर्ट पेश करेंगे, चाहे क्वार्टरली बेसिस पे, यानी इसको हम 3 महीने का पीरियड भी बना सकते हैं, और अगर हम अदारे को सूट करता हो तो ये 6 महीने का अकाउंटिंग पीरियड भी हो सकता है। और मैक्सिमम जो कि लॉ की रिक्वायरमेंट है, एक अकाउंटिंग पीरियड जो है वो 1 साल तक का भी हो सकता है, यानी 12 महीने के टाइम को ये कवर करता है। जनरली अ मंथ, अ क्वार्टर और ए ईयर। लेकिन आम प्रैक्टिस की बात ये है कि जो रिपोर्टिंग पीरियड होता है टाइमिंग इशू ऑल्सो नोन एज पीरियोडिसिटी अजम्पशन, यानी टाइमिंग इशू को हम पीरियोडिसिटी अजम्पशन का नाम भी देते हैं। फिस्कल एंड कैलेंडर ईयर। फिस्कल ईयर किसी भी कंपनी के माली साल को कहा जाता है, जबकि कैलेंडर ईयर का पीरियड सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि ये 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का पीरियड होता है। मंथली एंड क्वार्टरली टाइम पीरियड्स आर कॉल्ड इंटरम पीरियड्स। अच्छा, अब अगर इसको मज़ीद क्लैरिफाई करें कि जो मंथली टाइम पीरियड है या क्वार्टरली टाइम पीरियड है, इसको हम इंटरम पीरियड्स का नाम देते हैं, यानी इंटरम इन टर्म के दौरान। मोस्ट लार्ज कंपनीज मस्ट प्रिपेयर बोथ क्वार्टरली एंड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। चूँकि जो FBR है पाकिस्तान के अंदर या दुनिया में मुख्तलिफ टैक्स कलेक्शन या रेवेन्यू कलेक्शन डिपार्टमेंट्स हैं, वो रिक्वायर करते हैं कि आप साल में 4 दफ़ा अपनी स्टेटमेंट्स बनाएं और 1 साल में 1 दफ़ा लाजमी एनुअल बुनियादों पे इसको प्रिपेयर करना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब कंपनीज़ के एनुअल जनरल मीटिंग्स होती हैं यानी सालाना इजलास आम होते हैं तो उसमें इनके अकाउंट्स की मंजूरी दी जाती है, प्रॉफिट को देखा जाता है और डिविडेंड की मंजूरी देने के बाद अनाउंसमेंट की जाती है कि जो शेयर होल्डर्स होंगे उनको प्रॉफिट की सूरत में यानी पर शेयर डिविडेंड जो है वो किस तरह से अदा किया जाएगा। ईदर कैश डिविडेंड होगा, और अगर इनफ प्रॉफिट्स नहीं होते, लिक्विडिटी एसेट्स नहीं होते, तो फिर उनको शेयर्स की सूरत में डिविडेंड दे दिया जाता है। फिस्कल ईयर अकाउंटिंग टाइम पीरियड दैट इज़ 1 ईयर इन लेंथ। मैक्सिमम जो लॉ रिक्वायर करता है, हमारे चूँकि यहाँ पे पाकिस्तान में इंटरनेशनल लॉज भी इम्प्लीमेंटेड हैं और हमारे लोकल लॉज भी हैं जो कि जिसकी
वजाहत हमारा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करता है, तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एक अकाउंटिंग पीरियड जो है वो 1 साल के लिए हो सकता है, ताकि साल के बाद इनका ऑडिट होगा, उसमें प्रॉफिट जस्टिफाई किया जाएगा और प्रॉफिटेबिलिटी को देखते हुए उनके ऊपर टैक्स की इम्पोजिशन की जाती है। कैलेंडर ईयर जनवरी टू दिसंबर 31, यानी पूरा 12 महीने का पीरियड या 365 दिन का जो पीरियड है वो कैलेंडर ईयर कहलाता है। मेक श्योर दैट स्टूडेंट के फिस्कल ईयर या कैलेंडर ईयर में दिन तो दोनों में ही 365 हो सकते हैं, लेकिन फिस्कल ईयर अमूमी तौर पे किसी भी अदर दैन जनवरी किसी भी पीरियड से ये स्टार्ट हो सकता है और 12 महीने का पीरियड पूरा करेंगे। जैसे कुछ कंपनीज ऐसी हैं कि जिनका फिस्कल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है तो अगले साल की 31 मार्च तक चलेगा। इसी तरह कुछ कंपनियां ऐसी हैं कि जिनका फिस्कल ईयर जुलाई से शुरू होता है, यानी 1 जुलाई से शुरू होके अगले सक्सीडिंग ईयर के 30 जून तक इनका पीरियड चलेगा, एंड सो ऑन। लेकिन कैलेंडर ईयर को डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है कि कैलेंडर ईयर जनवरी की पहली तारीख यानी 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर तक कंप्लीट होता है। अच्छा, अब स्टूडेंट हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं कि हमने अभी जो कुछ देखा, हमने 2 चीज़ें देख ली हैं कि टाइमिंग पीरियड अजम्पशन क्या होती है और फिस्कल ईयर या आपका जो कैलेंडर ईयर है इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ये एक छोटा सा MCQ मैंने डिज़ाइन किया, इसको अटैम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। द टाइम पीरियड अजम्पशन स्टेट्स दैट, क्या कहता है, यह हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, हमने इसमें से जो बेस्ट वन है उसको हमने चूज़ करना है। सबसे पहला टाइमिंग पीरियड अजम्पशन की जो स्टेटमेंट है वो हमने मैच करनी है। कंपनीज मस्ट वेट अनटिल द कैलेंडर ईयर इज़ कम्प्लीटेड टू प्रिपेयर फाइनल स्टेटमेंट, यानी कैलेंडर ईयर को मुकम्मल होने दिया जाता है तो फिर मुकम्मल किया जाता है। दूसरा, कंपनीज यूज़ फिस्कल ईयर टू रिपोर्ट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कंपनीज फिस्कल ईयर को इस्तेमाल करती हैं अपने बिज़नेस के माली मामलात को बयान करने के लिए, इसकी वजाहत करने के लिए। द इकनॉमिक लाइफ ऑफ बिजनेस कैन बी डिवाइडेड इनटू आर्टिफिशियल टाइम पीरियड, आर्टिफिशियल टाइम पीरियड कोई जो लाइफ होती है उसमें डिवाइड किया जाता है अकाउंटिंग या आपका टाइमिंग पीरियड अजम्पशन के मुताबिक। और लास्ट है कंपनी रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन इन द टाइम पीरियड इन विच द इवेंट अकर, इवेंट किस में अकर करता है। तो स्टूडेंट्स आप इसमें डिटेक्ट करें कि इन चारों में से बेहतर ऑप्शन कौन सा है, जबकि इसका बेहतर ऑप्शन जो है वो डी है, लास्ट वाला। द कंपनीज रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन इन द टाइम पीरियड इन विच इवेंट अकर, यानी इस चीज़ को उसी पीरियड में रिकग्नाइज़ किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है जिसमें वो वाक़या वकूअ पज़ीर हुआ हो। अक्रूवल वर्सेस कैश बेस अकाउंटिंग, यानी हमारा ये आज का लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 है। हमने बताना है एक्सप्लेन द अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कि अक्रूवल बेसिस सिस्टम क्या है और कैश बेस अकाउंटिंग सिस्टम क्या है। स्टूडेंट्स ये चीज़ याद रखने की है कि अकाउंटेंट्स 2 तरह के निज़ाम इस्तेमाल करते हैं अपने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को सेव करने के लिए, इनको रिकॉर्ड करने के लिए। और ये चीज़ स्टूडेंट्स के याद रखने की भी है कि अकाउंटेंट का रोल हमेशा से ही कंट्रोलिंग रोल होता है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। वो चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं और उनकी एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। इस चीज़ से उनका कोई मतलब नहीं होता कि कौन सा एक्सपेंस होने देना है या किसको रोकना है, किसकी रेस्ट्रिक्शन करनी है या मैनेजमेंट को कोई आपने वार्निंग जारी करनी है। अकाउंटेंट का काम होता है कि जो भी ट्रांजैक्शंस या इकोनॉमिक इवेंट्स वकूअ पज़ीर हो रहे हैं, इवन कि एक छोटी सी छोटी चीज़, अगर एक माचिस भी आती है, एक पेंसिल भी आती है, एक स्टेपलर भी आता है या कुछ पेजेस भी मंगवाए जाते हैं, तो उनकी भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होती है और किसी भी निज़ाम के अंदर रहते हुए उसको रिकॉर्ड किया जाता है। अकाउंटिंग के जो मेथड्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि अकाउंटिंग जो है वो 2 तरीक़ों से की जाती है, एक कैश बेस अकाउंटिंग सिस्टम है और दूसरा अक्रूवल बेस अकाउंटिंग सिस्टम है। अब अक्रूवल बेस या कैश बेस क्या कहता है, पहले हम बात करते हैं कैश बेस अकाउंटिंग सिस्टम की। कैश बेस अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर आप चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड्स रेवेन्यूज़ व्हेन रिसीव्ड। कैश बेस में एक्चुअल फिज़िकल मूवमेंट जब होती है, यानी अलामती नहीं, जब वाकई इनकम की सूरत में या रेवेन्यू की सूरत में आपको पैसा मिल जाए तो फिर ही आपने उस इवेंट को रिकॉर्ड करना है।
यानी फ़िज़िकल मूवमेंट ऑफ कैश, चाहे वो आपके पास आ रहा हो या वहाँ से जा रहा हो, उस वक्त रिकॉर्ड करनी है। और इसी तरह एक्सपेंसेस के मतलब भी ये कानून है कि रिकॉर्ड दी एक्सपेंसेस व्हेन पेड, यानी कैश बेस अकाउंटिंग सिस्टम के तहत आपने एक्सपेंसेस को भी उस वक्त नोट करना है जब फिज़िकली आप इसका कैश पे कर देंगे, कैश आपके पास से चला जाएगा। जैसे ही कैश आपके पास से जाएगा तो आपने इस ट्रांजैक्शन को नोट कर लेना है। अब दूसरा सिस्टम जो है वो अक्रूवल बेस अकाउंटिंग सिस्टम है। अब इनके दरमियान में मैंने एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट ये बनाया है कि मैचिंग प्रिंसिपल। अब मैचिंग प्रिंसिपल क्या है? बेसिकली मैचिंग प्रिंसिपल का लफ्ज़ी मतलब ये होता है कि किसी भी इकोनॉमिक इवेंट जो कि एक वाक़या या एक ट्रांजैक्शन हो रही हो, हम उसका तज्ज़िया करते हैं और उस पर एक बेसिक कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं जिसको कहते हैं मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी चीज़ पे आने वाले अखराजात उस चीज़ से हासिल होने वाले रेवेन्यूज़ के एटलीस्ट बराबर ज़रूर होने चाहिए। अब ये ऐसा ना हो कि किसी चीज़ पे ख़र्चे ज़्यादा कर लिए जाएं लेकिन आपको उससे बेनिफिट कम हो, या बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि किसी चीज़ पे अखराजात कम होते हैं लेकिन रेवेन्यूज़ उसके बढ़ जाते हैं। तो ये तो बिज़नेस के लिए एक आइडियल कंडीशन होती है। जबकि अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम क्या कहता है कि रिकॉर्ड्स दी रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस व्हेन अर्नड। अच्छा, अब इससे मतलब यहाँ पे उसने कैश की वसूली की बात नहीं की, फ़िज़िकल मूवमेंट ऑफ कैश की बात नहीं की। यानी अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के तहत आप इकोनॉमिक इवेंट्स को उसी वक्त नोट कर लेते हैं कि जिस पीरियड में वो वकूफ़ पज़ीर होते हैं। मसलन मैं ये कहता हूँ कि हर महीने की 5 तारीख़ को मुझे कहीं से प्रॉफिट आ जाता है, तो अगर वो 5 तारीख़ से लेट भी हो गया है लेकिन मेरा राइट क्रिएट हो चुका है कि 5 तारीख़ को मुझे पैसे मिल जाने हैं, तो मैं चूँकि ये एक ट्रांजैक्शन वकूफ़ पज़ीर हो चुकी है, चाहे कैश आया है या नहीं आया, लेकिन मैं इसको नोट कर लूँगा। और बिल्कुल इसी तरीके से रिकॉर्ड्स एक्सपेंसेस व्हेन इनकर्ड, यानी कुछ खर्चे ऐसे होते हैं कि जिनको हमने अदा करना हो। रिकॉर्ड्स एक्सपेंसेस व्हेन इनकर्ड यानी ख़र्चों को उसी वक्त नोट कर लिया जाएगा जब वो वकूफ़ पज़ीर होंगे। इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि अभी उनकी अदायगी की है, फ़िज़िकल मूवमेंट ऑफ कैश हुई है या नहीं हुई है। यानी जैसा कि हमारा महीने का बिजली का बिल आता है, हर महीने आता है लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हम उसको हर महीने पे नहीं करते। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब वो आपके पास आ गया, आपकी लायबिलिटी क्रिएट हो गई, एक ट्रांजैक्शन समझे हो गई, तो आपने इसको नोट कर लेना है। अगर दोनों निज़ामों का मुआवजा किया जाए, दोनों का कंपैरिजन किया जाए, तो ये चीज़ देखने में आई है कि हमारी बिज़नेस कम्युनिटी के अंदर तकरीबन 90% बिज़नेस के अंदर जो रिकॉर्डिंग होती है, अकाउंटिंग इवेंट्स को जब रिकॉर्ड किया जाता है तो अक्रूवल बेसिस ऑफ सिस्टम को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जबकि कैश बेस अकाउंटिंग सिस्टम का इस्तेमाल सिर्फ 10% के करीब होगा। अक्रूवल बेसिस के अंदर चूँकि एक कम्प्रीहेंसिव सिस्टम है, इसके अंदर कैश बेसिस पे जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको भी नोट किया जाता है, और जितनी भी आपकी क्रेडिट की ट्रांजैक्शंस होती हैं यानी जिसके अंदर फ़िज़िकल मूवमेंट ऑफ कैश नहीं होती, उनको भी किया जाता है। स्टूडेंट्स, मेक श्योर दैट इस चीज़ को याद रखने की ज़रूरत है कि हमारा जो बिज़नेस है ओवरऑल वो ज़्यादा, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हो, चाहे वो ट्रेडिंग सेक्टर का हो, चाहे वो सर्विसेज सेक्टर का हो, वो ज़्यादातर अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम को ही फॉलो करता है, उसके तहत अपना अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करता है। अब इसका मुआवजा करते हैं कि अक्रूवल बेस सिस्टम क्या है। चूँकि ये चीज़ें तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं, मैंने इनकी बेसिक्स आप लोगों को बता दी है। ये हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 ही है कि एक्सप्लेन द अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, यानी इसके तहत चीज़ें रिकॉर्ड कैसे होती हैं। ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द पीरियड, उसी पीरियड में इनको रिकॉर्ड कर लिया जाता है इन विच द इवेंट अकर, कि जिसमें एक वाक़या वकूफ़ पज़ीर होता है, यानी कोई अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन वाक़ई होती है। नंबर 2, कंपनीज रिकग्नाइज रेवेन्यूज़, कंपनियाँ अपने रेवेन्यू को उसी वक्त रिकॉर्ड कर लेती हैं, इनको रिकग्नाइज़ कर लेती हैं व्हेन दे परफॉर्म सर्विसेज, जब वो सर्विसेज देते हैं, रादर दैन व्हेन दे रिसीव कैश, बजाय इसके कि फ़िज़िकल मूवमेंट ऑफ कैश को देखा जाए कि आपके पास रेवेन्यूज़ की मद में पैसे वसूल हो गए हैं, चाहे कैश की सूरत में हो, चाहे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए हो। लेकिन इस चीज़ का रेवेन्यू जो अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग सिस्टम है, इसके तहत कैश की वसूली के साथ आपका ताल्लुक़ नहीं होता, सिर्फ़ उस इवेंट के वाज़े होने का, उसकी आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन में आने का
और आपकी राइट्स या आपकी जो लाइबिलिटीज़ हैं वो क्रिएट होने को देखा जाता है। एक्सपेंसेस आर रिकग्नाइज, जबकि ख़र्चों को भी उसी वक्त रिकग्नाइज किया जाता है व्हेन इनकर्ड, जब वो वकूफ़ पज़ीर होते हैं, रादर दैन व्हेन पेड, चाहे वो अभी अदा हुए हों या ना हुए हों। बिजली के बिल की एग्जांपल मैंने आपको पहले ही दे दी है। कैश बेसिस अकाउंटिंग, कैश बेसिस अकाउंटिंग ये कहती है कि आपने इस निज़ाम के तहत इकनॉमिक इवेंट्स को नोट करना है सिर्फ उन्हीं को कि जिनके पीछे रेवेन्यूज़ आर रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज़ रिसीव्ड, जब कैश वसूल किया जाए। अब इसके अंदर क्रेडिट ट्रांजैक्शन की कोई जगह नहीं होती, इसमें जस्ट उन्हीं अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को नोट किया जाता है कि जिसके अंदर फ़िज़िकली कैश कहीं अदा हुआ हो या कहीं से कैश की वसूली हुई हो, यानी ऐसी ट्रांजैक्शंस नोट की जाती हैं जिसमें कैश इन्वॉल्व हो। एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन द कैश इज़ पेड, और ख़र्चों को भी उसी वक्त आपने नोट करना है कि जब वो आप फिज़िकली कैश की सूरत में अदा कर देते हैं। उधार वाली ट्रांजैक्शंस की जो होती हैं उसमें शामिल नहीं होती। कैश बेसिस अकाउंटिंग इज़ नॉट इन अकॉर्डेंस विद द इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, और ये यहाँ पे एक चीज़ याद रखने की है कि कैश बेसिस अकाउंटिंग सिस्टम जो है इसकी वजाहत इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड जो है वो नहीं करती। IFRS जो हैं ये इशू करती है। न्यूयॉर्क के अंदर एक अकाउंटिंग बॉडी है कि जिसके तमाम ममालिक के जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस है वो उसके कॉरपोरेट मेंबर्स हैं, उनके लिए उनकी वजाहत या उनकी इंस्ट्रक्शन वहीं से जारी की जाती है। तो उसने जो एक हार्ड एंड फास्ट रूल दिया है कि लोकल लॉज के तहत तो आप कैश बेस अकाउंटिंग सिस्टम को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस में आप कैश बेस अकाउंटिंग सिस्टम का यूज़ नहीं करते। ज़्यादातर इसको जो आपका अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग सिस्टम है इसी को इस्तेमाल किया जाता है। स्टूडेंट, हम यहाँ पे इनके दरमियान एक डिफरेंस देखते हैं कि अकाउंटिंग के अंदर जो दो निज़ाम इस्तेमाल होते हैं, कैश बेस अकाउंटिंग सिस्टम या अक्रूवल बेस अकाउंटिंग सिस्टम, इसमें बुनियादी फ़र्क क्या है, बुनियादी डिफरेंसेस क्या हैं। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग क्या है? इट इज़ सिंपल, इजी एंड क्विक। इसको लिखना, इसको समझना आसान होता है और इसके तहत जो कैलकुलेशन वो बड़ी तेज़ी के साथ और आसानी के साथ हो सकती है। जबकि इसके अगेंस्ट अगर हम कंपेयर करें अक्रूवल बेसिस सिस्टम को, इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड बट वाइडली यूज। ये थोड़ा सा पेचीदा है लेकिन दुनिया में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि IFRS जो हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड जो हैं, वो सिर्फ अक्रूवल सिस्टम की ही वजाहत करते हैं, इसको ही अलाउ करते हैं। और हमारी आम प्रैक्टिस के अंदर जो कैश बेस अकाउंटिंग सिस्टम, इसका आपको इस्तेमाल सिर्फ 10% के करीब मिलेगा, लेकिन जनरल प्रैक्टिसेस में आपको 90% जो हैं वो कंपनियां अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग सिस्टम को यूज़ या उसको इम्प्लीमेंट करती नज़र आती हैं। रेवेन्यूज़ एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड, यानी कैश बेस के अंदर ख़र्चों को या वसूलियों को उसी वक्त नोट किया जाता है व्हेन कैश इज़ रिसीव्ड एंड पेड, जब कैश वसूल किया जाए या पे किया जाए। जबकि इसके अगेंस्ट अगर हम अक्रूवल सिस्टम को देखते हैं, रेवेन्यूज़ एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड एट द पॉइंट ऑफ सेल एंड परचेज, यानी पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर तो इसको नोट कर लिया जाता है, चाहे फिज़िकली कैश की आपके पास वसूली हुई हो या अदायगी हुई हो या नहीं हुई हो। लेकिन एक आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शंस के अंदर जब परचेज़र का या बेचने वाले का आपस में चीज़ें सेटल हो जाती हैं, राइट ऑफ वसूली या आपका हक किसी को अदा करने का क्रिएट हो जाता है, तो इसमें ट्रांजैक्शन को नोट कर लिया जाता है। कैश बेस अकाउंटिंग सिस्टम में फाइनेंशियल रिपोर्ट शोज़ रेवेन्यूज़ एंड एक्सपेंसेस बेस्ड ऑन द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शंस, जिस वक्त वो फिज़िकली चीज़ों को वसूली की जाती है उसी वक्त के मुताबिक उसको शो किया जाता है। वर एंटर्ड रादर दैन द टाइम ऑफ रेवेन्यू अर्नड आर एक्सपेंसेस इनकर्ड। बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि एक ट्रांजैक्शन हुई है, उसमें फ़िज़िकल चीज़ की एक्सचेंज तो हो गई है लेकिन पैसे की मूवमेंट 10 दिन बाद हुई है, तो इसका मतलब ये होगा कि उस कैश बेस अकाउंटिंग सिस्टम के तहत
जब कैश वसूल होगा तो उसी वक्त एंट्री की जाएगी। 10 दिन तक उसका रिकॉर्ड जो है वो अकाउंट्स के अंदर तो शो नहीं होता, लेकिन जनरल रिकॉर्ड कीपिंग के लिए कहीं भी इसको नोट कर लिया जाता है। जबकि अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग सिस्टम के तहत द फाइनेंशियल रिपोर्ट्स रिफ्लेक्ट एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन, यानी इसके अंदर हर चीज़ को ट्रू एंड फेयर व्यू को सामने रखते हुए बनाया जाता है। इट मैचेस रेवेन्यू, इसके मुताबिक रेवेन्यू को मैच किया जाता है, एंड एक्सपेंसेस मोर क्लियरली, चाहे जिस वक्त भी वो एक ट्रांजैक्शन, जिस तरह के हम इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर देखते हैं परपेचुअल में, कि जैसे ही ये ट्रांजैक्शन वकूफ़ पज़ीर होती है, चाहे उसमें कैश इन्वॉल्व हो या ना हो, इसको फौरी रिकॉर्ड कर लिया जाता है। कैश बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम के तहत बेस्ट सूटेड फॉर स्मॉल सर्विस बिजनेसेस, ऐसे इदारे जो छोटे छोटे होते हैं, जिनका एरिया ऑफ ऑपरेशन इतना ज़्यादा वसी नहीं होता, इन रेस्टोरेंट्स, रिटेल, होलसेल एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, यानी ये जो छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या एनजीओज़ टाइप इदारे होते हैं, वहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अक्रूवल बेसिस सिस्टम जो है बेस्ट सूटेड फॉर बिजनेसेस, ऐसे बिजनेसेस को ये सूट करता है हु नीड टू फिगर एक्चुअल प्रॉफिटेबिलिटी, सच है जिनको ज़रूरत होती है अपने प्रॉफिट को डिस्क्लोज़ करने की, और वैसे भी अगर लॉ की रिक्वायरमेंट हो और पब्लिक के इंटरेस्ट में हो तो फिर लाजमी तौर पे तमाम ट्रांजैक्शंस को कम्प्रीहेंसिवली इस निज़ाम के तहत प्रेजेंट किया जाता है। तो इसके अंदर कौन कौन से इदारे, सच एज़ कंसल्टिंग, कंस्ट्रक्शन एंड आईटी एजेंसीज़, ये जो बिज़नेसेस हैं इनको लाजमी तौर पे अपने अकाउंट की जो मेंटेनेंस है वो अक्रूवल बेसिस सिस्टम के तहत ही करनी पड़ती है। रिकग्नाइजिंग रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, अब हम ये इसकी वजाहत करेंगे कि रेवेन्यू रिकग्नाइज़ करने का या एक्सपेंस को रिकग्नाइज़ करने का मकसद या पर्पस क्या होता है, या कब कब इनको किया जाता है। रेवेन्यू रिकग्निशन जो है ये सेटिस्फाइड परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, यानी अगर हम ये कहते हैं कि जब एक कस्टमर जो है वो रिक्वेस्ट सर्विस करता है, यानी एक कस्टमर जो है किसी काम के करने की जब रिक्वेस्ट करता है तो इसके अगेंस्ट कैश की वसूली होती है, और कैश की वसूली सिर्फ इस पॉइंट के ऊपर हो सकती है कि अगर जिसको आपने सर्विस मुहैया की है वो आपकी सर्विस से मुतमईन हो जाए तो वो फिर कैश पे करता है। Recognized revenues in the accounting period in which the performance obligation is satisfied, कि जिस पीरियड के अंदर उस चीज़ को परफॉर्म कर दिया जाता है और जिसके लिए ये सर्विस परफॉर्म की जाती है वो इससे मुतमईन भी हो जाए, तो आप ये कह सकते हैं कि ये रेवेन्यू रिकग्नाइज हो गया है। एक्सपेंसेस रिकग्नाइज प्रिंसिपल क्या है? मैच एक्सपेंसेस विद द रेवेन्यू, मैंने शुरू में भी आपको बताया था कि मैचिंग प्रिंसिपल्स के तहत ये देखा जाता है कि जो हमने अखराजात किए हैं उन अखराजात के नतीजे में जो हमें बेनिफिट्स हासिल हुए हैं वो एटलीस्ट उसके बराबर ज़रूर होने चाहिए। इन द पीरियड व्हेन द कंपनी मेक्स एफर्ट टू जनरेट दोज रेवेन्यूज़, यानी जब इसकी वो कोशिश करती है तो इसमें एक्सपेंसेस को और रेवेन्यूज़ को लाजमी तौर पे मैच कर लिया जाता है, यानी किसी चीज़ से हासिल होने वाले फ़वाइद उसके ऊपर लगने वाले एक्सपेंसेस जो होते हैं उसके एटलीस्ट बराबर ज़रूर होने चाहिए। लेट्स द एक्सपेंसेस फॉलो द रेवेन्यू, अब यहाँ पे ये एक जनरल कोटेशन बन जाती है कि एक्सपेंसेस जो हैं वो उसको मद्देनज़र रखते हुए किए जाते हैं कि इससे हमें फ़ायदा क्या हासिल होगा। यानी जब हम बिज़नेस के अंदर अखराजात करते हैं, किसी प्रोजेक्ट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अपने एम्प्लॉइज़ के ऊपर अखराजात करते हैं, तो उसी सूरत में करते हैं कि जिसमें हमें ये उम्मीद हो कि इस अखराजात के नतीजे में हमें हासिल होने वाला बेनिफिट भी जो होगा तो वो उसके बराबर ही हो। तो इससे ये स्टेटमेंट साबित होती है ख़र्चे हमेशा हासिल होने वाले बेनिफिट्स को देखते हुए ही किए जाते हैं, इसके बगैर नहीं होते। स्टूडेंट, ये एक मैं आपके सामने चार्ट पेश कर रहा हूँ कि जिसके अंदर हम IFRS यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के रिलेशनशिप बयान करते हैं इन रेवेन्यूज़ एंड एक्सपेंस रिकग्निशन के लिए। शुरू में हमने बात कर ली है टाइम पीरियड अजम्पशन की पहली स्टेज के ऊपर इस लेक्चर में कि टाइम पीरियड अजम्पशन क्या कहता है। इकोनॉमिक लाइफ ऑफ बिज़नेस कैन बी डिवाइडेड, अब यहाँ पे लाजमी तौर पे लिखा है कैन बी डिवाइडेड, इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो अकाउंटिंग पीरियड्स हैं, रिपोर्टिंग पीरियड्स हैं, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं इनटू आर्टिफिशियल टाइम पीरियड। यानी सबसे पहले हमने जो चीज़ कंसिडर करनी है वो टाइमिंग पीरियड अजम्पशन होती है। टाइम पीरियड अजम्पशन के तहत ही हम डिसाइड करते हैं कि हमारा जो रिपोर्टिंग पीरियड है अकाउंटिंग का
वो 3 महीने का होगा, 1 महीने का होगा, 6 महीने का होगा या 1 साल का होगा। जबकि लॉ जो एटलीस्ट आपसे रिक्वायर करता है कि बिज़नेसेस को चाहिए कि अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हैं वो 3 महीने की बुनियाद पे यानी क्वार्टरली बेसिस पे या फिर एनुअल बेसिस पे लाजमी प्रिपेयर करें, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट्स होती हैं टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। अब यहाँ से दो चीज़ें निकलती हैं। टाइमिंग पीरियड अजम्पशन जो है वो दो चीज़ों की वजाहत कर रही है, रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल और एक्सपेंसेस रिकग्निशन प्रिंसिपल की, जिसकी हम वजाहत पहले ही कर चुके हैं कि रेवेन्यूज़ को उसी वक्त रिकग्नाइज़ कर लिया जाता है कि जिस पीरियड में वो पजीर हुए होते हैं और उनसे हासिल होने वाला बेनिफिट जो होता है वो उसी पीरियड से रिलेट करता हो। और इसके रिकग्निशन प्रिंसिपल यही है कि जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होती है उसको भी सेटिस्फाई कर दिया जाए, यानी किसी चीज़ को उनके तकाज़ों के मुताबिक ही जब आप हल करते हैं और उससे उस वक़्त जो उससे उसके अगेंस्ट आपको वसूली होती है तो उसको आप रेवेन्यू का नाम दे सकते हैं। और इसी तरह अगर हम एक्सपेंसेस की बात करते हैं, मैच एक्सपेंसेस विद द रेवेन्यूज़, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को मिला के एटलीस्ट बराबर ज़रूर रखा जाता है इन द पीरियड, उस ख़ास पीरियड में व्हेन द कंपनी मेक्स एफर्ट टू जनरेट दोज रेवेन्यूज़, यानी जिस पीरियड में कंपनी ये डिसाइड करती है कि मैंने कोई ख़ास रेवेन्यू को जनरेट करना है तो ख़र्चे भी उसी पीरियड से रिलेट करते हुए मैच किए जाते हैं और उनको आपस में मिला के देखा जाता है। उनके दरमियान एटलीस्ट इक्विलिब्रियम ज़रूर होना चाहिए। लेकिन अगर किसी चीज़ पे लगने वाले अखराजात उससे हासिल होने वाले रेवेन्यू से कम होते हैं तो ये कोई अच्छी कंडीशन नहीं होती। हाँ, अगर रेवेन्यू ज़्यादा हो जाएं तो वो बिज़नेस के लिए एडवांटेजेस होते हैं। तो यहाँ से दोनों अगर चीज़ों को इकट्ठा कर लिया जाए, यानी एक्सपेंसेस रिकग्निशन प्रिंसिपल को और रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल को, तो फिर चीज़ आती है रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस रिकग्निशन। ये वो पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट है, एक आइडियल कंडीशन है कि जिसकी वजाहत इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स करते हैं कि हमें ये तमाम चीज़ों को लाजमी तौर पे देखना चाहिए कि जिनके ऊपर एक्सपेंसेस या रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पहले देखते हैं कि रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस रिकग्निशन का एक छोटा सा MCQ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि इसमें कौन सी कोटेशन स्टेटमेंट सही है। द रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट, क्या कहता है, रेवेन्यू शुड बी रिकग्नाइज्ड इन द अकाउंटिंग पीरियड इन विच ए परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड, नंबर 1। दूसरा है एक्सपेंसेस शुड बी मैच्ड विद रेवेन्यू, ठीक है। तीसरा, दी इकोनॉमिक लाइफ ऑफ अ बिजनेस कैन बी डिवाइडेड इनटू आर्टिफिशियल टाइम पीरियड, ये तो टाइमिंग पीरियड अजम्पशन है। द फिस्कल ईयर शुड बी कॉरेस्पॉन्ड विद द कैलेंडर ईयर, यानी फिस्कल पीरियड जो है वो इसके कॉरेस्पॉन्डेंट होगा कि जिसको हम कैलेंडर ईयर का नाम देते हैं। अब यहाँ से बेहतरीन ऑप्शन स्टूडेंट कौन सा हो सकता है, वो ऑप्शन नंबर 1 है। अ रेवेन्यू शुड बी रिकग्नाइज्ड इन द अकाउंटिंग पीरियड इन विच ए परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड, कि यानी उस पीरियड में ही रेवेन्यू को रिकग्नाइज कर दिया जाता है कि जिसके अंदर आपने परफॉर्मेंस का वादा किया होता है और वो शख्स जिसके लिए आपने काम किया हो उससे मुतमईन भी हो जाए। स्टूडेंट्स, हमारे लिए ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ कि जिसके तहत आप हम ये देखेंगे कि अ लिस्ट कॉन्सेप्ट्स इज़ प्रोवाइडेड इन द फॉलोइंग इन द लेफ़्ट कॉलम। लेफ़्ट कॉलम में आपने कॉन्सेप्ट स्टेटमेंट दी हुई है विद अ डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉन्सेप्ट इन द राइट कॉलम। राइट कॉलम के अंदर इनकी वजाहत की गई है। हमने क्या करना है, ये जो 4 पॉइंट्स यहाँ लिखे हैं, अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग है, कैलेंडर ईयर है, टाइम पीरियड अजम्पशन है और एक्सपेंसेस रिकग्निशन प्रिंसिपल है। हमने इन 6 स्टेटमेंट्स जो दी हुई हैं जो इनके साथ मैच करती हैं उनके दरमियान एक ब्रिज या रिलेशन कायम करने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग को। इसके साथ जो आपकी स्टेटमेंट मैच होती है वो F है, कंपनीज रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन इन द पीरियड इन विच इवेंट अकर, कि जिसमें इवेंट वकू पजीर होता है। दूसरा हमारे पास है कैलेंडर ईयर। अब हमारे पास वहाँ पे 6 ऑप्शन दिए हुए हैं, हम इसमें से 6 में से एक ऑप्शन चूज़ करेंगे और ये ऑप्शन है हमारे पास E, एन अकाउंटिंग टाइम पीरियड दैट स्टार्ट्स ऑन जनवरी 1 एंड एंड्स ऑन दिसंबर, यानी कैलेंडर ईयर को इन 6 जो आपके पास ये 6 की 6 जो स्टेटमेंट दी हुई हैं इनमें से बेस्ट सूटेड यही है कि एन अकाउंटिंग पीरियड
दैट स्टार्ट्स ऑन जनवरी 1 एंड एंड्स ऑन दिसंबर 31, ये कैलेंडर ये कहलाता है। इसी तरह तीसरे हमारे पास है टाइम पीरियड अजम्पशन। टाइम पीरियड अजम्पशन जो है वो इन 6 स्टेटमेंट से हमने देखनी है, वो कौन सी हो सकती है। तो ये आपके पास है सी, अकाउंटेंट्स डिवाइड द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ अ बिजनेस इनटू आर्टिफिशियल टाइम पीरियड। आर्टिफिशियल टाइम पीरियड में इसको जब तकसीम किया जाता है तो ये लॉ के रिक्वायरमेंट्स भी है, ताकि आपको पता हो कि जितने भी रेवेन्यूज़ या एक्सपेंसेस आपने नोट किए हैं इनका कवरिंग पीरियड कितना है। और लास्ट हमारे पास जो है वो है एक्सपेंसेस रिकग्निशन प्रिंसिपल, यानी एक्सपेंसेस को रिकग्नाइज कब किया जाता है। तो ये इसमें है एफर्ट्स आर एक्सपेंसेस शुड बी मैच्ड विद रिजल्ट्स एंड रेवेन्यू, यानी एक्सपेंसेस और रेवेन्यू एक दूसरे को फॉलो करते होते हैं और किसी चीज़ पे उतने ही अखराजात किए जाते हैं कि जितने आपको उनसे बेनिफिट हासिल होने की आपको उम्मीद होती है। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये पहला लेक्चर ख़त्म हुआ कि जिसके अंदर हमने ये सीखने की कोशिश की है कि टाइम पीरियड अजम्पशन क्या होती है, इसकी इम्प्लीकेशन कैसे की जाती है। दूसरा कॉन्सेप्ट जो हमने यहाँ पे सीखा समझा वो हमने ये देखा कि अ कैश बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम किसे कहते हैं और अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग सिस्टम किसे कहा जाता है। और थर्ड नंबर पे हमने ये सीखा कि रेवेन्यूज़ को रिकग्नाइज़ कब किया जाता है या एक्सपेंसेस को रिकग्नाइज़ कब किया जाता है, और साथ में फिर हमने इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी की है। ये मेरा जो लेक्चर है पहला पार्ट ए, लेक्चर नंबर 9, चैप्टर नंबर 4 एडजस्टमेंट प्रोसेस से रेलिवेंट, ये ख़त्म हुआ। अगला लेक्चर लेके दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।